दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पे। इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। 67 फाइनल होगा आपका, 100% इसको पढ़ना होगा। अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। अब हम चर्चा शुरू करेंगे। दोस्तों अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार हो या भारत, उसकी भूमिका लिखना है। और भूमिका आप पहले ही कहें कि भूमिका को हमेशा प्रभावी और इम्प्रेसिव आपको बनाना होगा। जब तक आप भूमिका को इम्प्रेसिव नहीं बनाएंगे तब तक एग्जामिनर को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स क्या है? मीन्स क्या है? मीन्स इम्प्रेस का एग्जाम है। आप अपने लेखन शैली के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, अपनी कंटेंट के माध्यम से एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। एग्जामिनर आपके लेखन, आपके कंटेंट से अगर इम्प्रेस हो गया तो आपको हाईएस्ट मार्क्स देगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो इम्प्रेस जो है, इम्प्रेस आपको करना है, यह याद रखिएगा। और एक बात सुन लीजिए, खाली बढ़िया कपड़ा पहन लेने से और बहुत बढ़िया जो है डायग्राम बड़ा बड़ा बना देने से, अच्छा लिखने से इम्प्रेस नहीं होगा। लज्जत चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके डिमांड को पूरा होना चाहिए। जब तक आप डिमांड नहीं पूरा करेंगे तब तक एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। बेशक आप कितना भी खूबसूरत बना दीजिएगा, कितना भी डायग्राम बना दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मूल कंटेंट जब तक और क्वेश्चन की डिमांड को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। आप आयोग क्या करता है? आयोग क्वेश्चन देता है और उसी क्वेश्चन का आंसर देखकर एग्जामिनर आपका जो है आपसे इम्प्रेस होगा कि नहीं होगा, और वह जो है तय करेगा। अगर आप आंसर सही से लिखे हैं, साफ सुथरा लिखे हैं, अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं, अच्छे टर्मिनोलॉजी लिखे हैं, अच्छे डाटा लिखा गया है, तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा और आपको मार्क्स मिलेगा और आप फाइनल एसटीएम बनेंगे। इसलिए याद रखिएगा। और सुन लीजिए, झूठी इम्प्रेस नहीं चलता है। दिखावा करके किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं और टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए जो मूल कंटेंट है वह एडवांस कंटेंट होना चाहिए, उसके साथ डाटा होना चाहिए और एक खूबसूरत टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। इम्प्रेस हो जाएगा। और सेंटेंस में भी जो है एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर सेंटेंस आपको फ्लुएंसी नहीं लिखने आता है तो केवल पॉइंट उतार दीजिए, बस हल्का 5 लाइन लिख दीजिए पॉइंट के आगे, बस इतना ही करना है। सब सरल और सीधा सपाट है कि जिसको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है वो केवल पॉइंट ही लिख कर आए और पॉइंट के आगे 5 शब्द लिख दे, एक सेंटेंस लिख दे, हो गया, उसी में रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि एडवांस कंटेंट पढ़िए, भूमिका प्रभावी लिखिए, डाटा याद कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा मूल मंत्र है क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना। जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को 100% पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है कठिनाई है। इसलिए मेरा मानना है कि आप क्या जानते हैं उसको छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन की डिमांड को ही पूरा कीजिए। डिमांड को पूरा करेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बहुत चर्चा कर दी आज। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उसका मूल्यवर्धन किया जाता है ताकि वे आकर्षक, विपणन योग्य और दीर्घशील शेल्फ जीवन सुनिश्चित किया जा सके। अब खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का उदाहरण आप देखेंगे तो मुरब्बा खाते होंगे, अचार खाते होंगे, हल्दीराम के भुजिया अलग अलग आता है, ब्रेड खाते होंगे,
उसके बाद ब्रेड के बाद जो है जो डेयरी उत्पाद है, दूध, मक्खन, घी, ये सब है। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, जूस जो है पैकेट वाला जूस आता है वह है। तो ये सारे उत्पाद जो है खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद है, आप लोग जानते ही होंगे। हाल के वर्षों में तो अब इतना लिखने के बाद अब आपको सीधे आ जाना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का कारण। भारत में क्यों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, चाहे बिहार में ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को क्यों जो है बढ़ावा दिया जाए। तो हम आज जो है चर्चा, देखिए जो बिहार में कारण होगा वही भारत में कारण होगा। हम खाली डाटा चेंज करेंगे, आगे संभावना में देखेंगे और प्रयास में बिहार सरकार का प्रयास अलग देखेंगे, भारत का प्रयास अलग देखेंगे, बस थोड़ी देर में देखेंगे। तो खाद्य उत्पादों, देखिए खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में लगभग जो है लगभग 20%, हालांकि ब्रिटेन के एक निजी संस्था का एनजीओ का एक रिपोर्ट आया था जिसमें भारत में जो है 24% के आसपास खाद्य उत्पादों का जो है बर्बाद हो जाता है। भारत में 24% खाद्य उत्पादों का खेत से लेके खलिहान तक उपभोक्ता तक पहुंचाने में 24% खाद्यान्न जो है 14% जो उपज है बर्बाद हो जाता है, चूहे के कारण, लॉजिस्टिक के कारण। इस समय अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो है बढ़ावा देने से क्या होगा, खाद्य उत्पादों की बर्बादी जो है कमी होगी। अब बर्बादी कैसे कमी होगी हम आगे बता रहे हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो भारतीय कृषि उत्पादन में जो बर्बादी होती है उस पर रोक लगेगा। अब मान लीजिए जो गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है या साग सब्जी सड़ रहा है, लीची इतना उत्पादन हो गया कुछ सड़ रहा है, आम का इतना उत्पादन हो गया कि वो जो है कम दाम में जो है बिक रहा है, सीधे जो है खेत में जो है क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। अभी एमपी में देखे हैं लहसुन जो है कुंटल के कुंटल लहसुन जो है ऐसे ही नाला में डाल दिया था, बर्बाद हो गया है। अब क्या होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उस लहसुन से अचार बनाया जाएगा, लहसुन का जो है क्या पेस्ट बनाया जाएगा, आम को जो है जूस बना दिया जाएगा, लीची का जूस बना दिया जाएगा। बर्बादी रुकेगा कि नहीं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से अगर बिहार में जो है लीची की खेती मुजफ्फरपुर में बहुत होती है, उसी से क्या किया जाएगा कि सीजन में बहुत बड़ा सा लीची के जूस के लिए प्लांट स्थापित कर दिया गया है और उसी प्लांट से अधिक उत्पादन की स्थिति में उस प्लांट से लीची से जूस तैयार करेगा, आम से जूस तैयार करेगा। आम का वो आता है पेप्सी जैसा बोतल रहता है, हमको याद भी नहीं है, तो उससे आप बना दीजिएगा तो बर्बादी रुकेगा। मान लीजिए प्याज का अधिक उत्पादन हो गया है और प्याज अधिक उत्पादन बाजार में बहुत कम भाव में बिक रहा है, किसान जो है सही फेंक रहा है, बर्बाद कर रहा है। उस प्याज से जो है अलग अलग प्याज का पेस्ट बना दीजिए, प्याज का भुजिया बना दीजिए पैकेजिंग करके, जैसा हल्दीराम बनाता है, चिप्स बना दीजिए। आलू का इतना उत्पादन हो गया कि आलू जो है ऐसे ही सड़ रहा है, अब आलू का चिप्स बना के पैकेजिंग करके मार्केट में उतार दीजिए। बर्बादी रुकेगा? बर्बादी रुकेगा ना? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देंगे। अब मान लीजिए जो है सिसकुम्हरा, हमारे यहाँ सिसकुम्हरा बोलता है, सिसकुम्हरा मान पर राख जो होता है, पहले जो है मान होता था, मान पर ऐसे ही उपज जाता था। और किसी का जब शादी विवाह या समारोह होता था या संस्कार होता था मरण हरण में, तो उसको जो है फ्री में दे दिया जाता है। आज भी जो है गांव में प्रचलित है, कुम्हरा जो है जानते होंगे, ऐसे ही दे दिया जाता है। अब क्या होगा, अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, उस कुम्हरा को जो है अलग अलग उत्पाद बना लेंगे, कुम्हरा का अचार बना लेंगे, सिसकुम्हरा का मुरब्बा बना लेंगे। उसका मूल्य वर्धन होगा कि नहीं? अब सिसकुम्हरा जहाँ 5 रुपये किलो मिल रहा है, 10 रुपये मान लीजिए मिल रहा है, हम उसका मूल्य वर्धन करके अचार बनाएंगे, मुरब्बा बना लेंगे और बाजार में वह 40-100 रुपये किलो बिकेगा। तो प्राथमिक कृषि उत्पादों का क्या कहता है, प्रसंस्करण कर उसका मूल्य वर्धन किया जाता है। अब मान लीजिए सिसकुम्हरा से को प्रसंस्करण किया गया, मुरब्बा बनाया गया, चूँकि हम बहुत खाते हैं मुरब्बा,
तो प्रसंस्करण किया गया और प्रसंस्करण करके जो कोमरा 5 रुपये किलो मिलता था, आज वह उससे प्रसंस्कृत कर प्रोसेसिंग कर आज वह 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो उससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी क्या होगी? कम होगी। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। उसके बाद देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के पीछे है कि यह तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। अब देखिए, तेजी से 2018-19 से के बीते 5 वर्षों में यह जो है 9.9% वार्षिक दर से वृद्धि किया है, यानी 10% के आसपास इसका ग्रोथ रेट रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाल के वर्षों में बिहार के जीडीपी में, रोजगार में, निवेश में इसका योगदान जो है, योगदान वृद्धि हुआ है। इसके अधिक योगदान के कारण जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग बढ़ी है। जिस तरीके से लोगों के जीवन शैली में बदलाव आ रहे हैं, भाग दौड़ का जीवन शैली जो है अपना रहे हैं, महिलाएं जो है घर से बाहर निकल रही है। GCSIS की मेंस बैच में मुझे लगता है 40% महिलाओं की संख्या रहती है। 40%, 60% मेल और 40% महिलाएं। चूँकि GCSIS पर विश्वास करने वाले भावी ऑफिसर का दिनों दिन जो है दायरा बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का विश्वास का परिणाम है कि GCSIS के टोटल जो स्टूडेंट है उसमें 60-40 जो है मेल और फीमेल की संख्या रहती है। 60 और 40 जितना भी स्टूडेंट रहे, क्योंकि GCSIS तो छोटा कोचिंग है ना, छोटा कोचिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहता है, लेकिन जितना स्टूडेंट उसमें 60-40 का रेशियो रहता है। तो महिलाएं जो है घर से बाहर आ रही है, श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, श्रम बाजार में जो है, श्रम बाजार से जो है श्रम बाजार में आ रही है, क्योंकि काम धाम में बिजी हो रही है। इससे क्या हो गया, घर पे जो पारंपरिक रूप से खाना बनाने वाला काम था, अब आज बिस्कुट से काम लोग चला रहे हैं। पैकेजिंग जो नाश्ता आता है, रेडीमेड नाश्ता आता है, उससे काम चला रहे हैं। इसके बाद शिक्षा में विस्तार से, भाग दौड़ के जीवन से लोग बिस्कुट से सुबह में काम चला लेते हैं, ब्रेड से काम चला लेते हैं, लोग नाश्ता में दलमूट से काम चला लेते हैं, नमकीन जो चिप्स से काम चला लेते हैं, देख रहे हैं। तो कैसे जो है इसकी मांग में, उसके बाद जो है जीवन से समृद्धि बढ़ने पर लोग चावल, दाल, अनाज, पारंपरिक अनाज उससे लोग आगे क्यों हटते हैं, पैकेजिंग उत्पाद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो आप लोग भी ऑफिसर बन जाइएगा तो चावल इतना खाइएगा, रोटी जो है जहाँ अभी 6 खाते होंगे, ऑफिसर बन जाएंगे तो 4 खाइएगा। कई तरह के उत्पाद रहेगा थाली में, कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद रहेगा, डेयरी उत्पाद रहेगा, कई तरह के अचार, मिठाई रहेगा। तो लोग जो है जैसे जैसे जीवन शैली में बदलाव होगा, वैसे वैसे जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ओर, उत्पादों की ओर लोगों की क्या होगी, रुझान बढ़ता जाएगा। अब देखिए मेट्रो सिटी में शहरीकरण, अब देखिए भारत में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, बिहार में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। अब बिहार आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार शहरीकरण का दर 15.3% हो गया है, शहरीकरण जनसंख्या। तो यह स्थिति है। तो शहरीकरण भारत में भी वही है। तो शहरीकरण बढ़ेगा, महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ेगी, साक्षरता का विस्तार होगा, जीवन शैली में बदलाव होगा। निश्चित तौर पे बिस्कुट, ब्रेड, मुरब्बा, डेयरी उत्पाद, कुल्फी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, और जो पारंपरिक खाद्य है उस पर, उससे आप जो है आप उसको कम करते चले जाएंगे। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों के आय में जो है वृद्धि होगी। चूँकि भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना, 22-23 तक। और किसानों के आय को दोगुना करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक बेहतर विकल्प है। मान लीजिए लीची किसान हो, प्याज के किसान हो, उस उपज का, चूँकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्या होगा, किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। अभी पूर्णिया में, हाँ, पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्या होगा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा,
और एक अनुमान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से किसानों के आय में 20% की वृद्धि होने की संभावना है। यह स्थिति है। तो हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के क्या क्या कारण है इस पर चर्चा किए हैं। अब देखिए, प्रश्न है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से किसानों की आय में कैसे वृद्धि होगा। तो किसानों की आय में वृद्धि के कई कारण हैं। सबसे पहले देखिए कि जो बर्बाद होता था प्याज या आम या अमरूद के किसान, या गेहूं चावल जो बर्बाद होता था, या आलू जो बर्बाद होता था, वो बर्बाद न होकर अब क्या होगा, उसको कंपनियां खरीद लेगी। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर में हल्दीराम बहुत बड़ा प्लांट स्थापित कर रहा है, फूड पार्क का, मेगा फूड पार्क। अब उस फूड पार्क से क्या होगा, स्थानीय स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार के लहसुन, प्याज, लीची, आम, गेहूं, चावल, इस सब जो है खरीदेंगे। तो किसानों को उस उपज का जो है, अब जो है अधिक उत्पादन की स्थिति में भी उसको अधिक दाम जो है नहीं गिरेगा, वो खरीद लेगा किसान, खरीद लेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मान लीजिए हल्दीराम खरीद लिया, तो किसानों को उसको उचित मूल्य होगा, उसकी बर्बादी कम होगी। अब पहले क्या किसानों को खेत से लेके बाजार में उत्पादन ले जाना पड़ता है, लेकिन हल्दीराम मुजफ्फरपुर प्लांट स्थापित किया है, सीधे किसान खेत से जो है खरीद लेगा, बर्बादी कम होगा। रेफ्रिजरेटर वाहन सीधे खेत में चला जाएगा, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जो है रहेंगे। तो एक तो किसानों की बर्बादी कम होगा, उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा, इससे किसानों के आय में जो है क्या होगा, वृद्धि होगी। अब भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या संभावना है। सबसे पहले देखिए, भारत में कृषि जलवायु की विविधता है। देश में योजना आयोग के अनुसार देश में 15 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खाद्य वस्तुओं के उत्पादन होता है। अब जम्मू कश्मीर में सेब, संतरा, केसर, बिहार में लीची, मखाना देख रहे हैं ना, केरल में मसाला, कर्नाटक में कॉफ़ी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में साग सब्जी, महाराष्ट्र में जो है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गुजरात में जो है मूंगफली। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, और भारत के अलग अलग कृषि जलवायु में अलग अलग कृषि वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी वर्ष भर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो कच्चे माल होते हैं उसकी उपलब्धता जो है रहती है, वर्ष भर उसकी उपलब्धता रहती है, इसलिए इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। अब बिहार में भी देखिए कि 4 प्रकार के जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है। वहाँ भी किसी क्षेत्र से आम आता है, किसी से अमरूद का उत्पादन होता है, कहीं से लीची आता है, कहीं से मखाना का उत्पादन होता है। आप देख रहे हैं बिहार में केला, हाजीपुर में केला जो है, हमें वैशाली हाजीपुर में केला वर्ष भर जो है उत्पादन होता है, केला की उपलब्धता रहती है। उसके बाद पशुधन की उपलब्धता है बिहार में, या भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पशुधन की उपलब्धता है। उसके बाद कहीं दलहन तो कहीं तिलहन, कभी गेहूं तो कहीं मक्का, इसकी खेती जो है होती रहती है। वर्ष भर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो है कच्चे माल की उपलब्धता बिहार और भारत दोनों में रहती है, क्योंकि कृषि जलवायु की विविधता है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में वृद्धि। हाल के वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, क्योंकि निर्यात की सुविधा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात किया जाता है। शहरीकरण में वृद्धि हुई है। उसके बाद महिलाओं का श्रम बाजार में भागीदारी में वृद्धि हुई है, जैसा कि बता चुके हैं। जीवन शैली में बदलाव, साक्षरता में वृद्धि, इस सब से जो है लोगों का ब्रेड, डेयरी उत्पाद, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, इस सब के प्रति लोगों का, भुजिया, विभिन्न प्रकार की, इस सब के प्रति लोगों की निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि समय की कमी हुई है। समय कमी से लोग जो है बनाने से जो है पीछे हटकर वे रेडीमेड आइटम पर ही जो है लोग जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। और जैसा कि जानते होंगे कि भारत और बिहार दोनों में श्रम की बहुलता है।
और बिहार तो सस्ते श्रम की निर्यात के लिए जाना जाता है। बिहार जो है भारत के अन्य राज्यों में श्रम की आपूर्ति करता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जो है कम कौशल ज्ञान की जरूरत होती है। और पहले ही जानते होंगे कि भारत में 4.69% ही, भारत के कुल श्रम शक्ति का 4.69% ही उचित कौशल और शिक्षा प्राप्त है, कौशल प्राप्त है। बिहार में तो और भी वो कम है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मुरब्बा बनाने में, भुजिया के पैकेजिंग करने में, इस सब में जो है, या अचार बनाने में, लहसुन के पेस्ट बनाने में, इस सब में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा कौशल ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। कम कौशल ज्ञान से महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह बना के अचार का उत्पादन कर रहा है, मुरब्बा का उत्पादन कर रहा है, प्याज का पेस्ट बना रहा है, आलू का चिप्स बना रहा है। अब आलू से चिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। तो यह श्रमों की बहुलता है। इस दृष्टि से भी जो है बिहार और भारत दोनों के लिए जो है अनुकूल संभावना पैदा करता है। और फलों सब्जियों के उत्पादन में जैसा कि जानते होंगे कि भारत का दूसरा स्थान है। आम, केला, लीची, पपीता के उत्पादन भारत का तीसरा स्थान है। और ठीक बिहार का अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर इसकी संभावनाएं हैं। अब देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, आप जानते ही हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टेट है। और कृषि प्रधान होने के कारण जो है यहाँ बागवानी, पशुधन, खाद्य वस्तुओं का वृहद उत्पादन होता है। अब देखिए 2019-20 में बिहार में पशुधन की संख्या जो है 3.654 करोड़ था। और इस पशुधन से मांस दिख रहे हैं, मांस हो या नदियों का, बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है और नदियों का स्टेट भी कहा जाता है बिहार को, क्योंकि पूरे बिहार में नदी का जाल बना हुआ है। उसके बाद तो नदी से जो है मछली का पालन होता है, पोखर तालाब जो है। इसके अलावा देखेंगे शहद की संभावनाएं हैं। उसके बाद जो है आलू, प्याज, टमाटर, इसका जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। 2019-20 में सब्जियों का उत्पादन 160.46 लाख टन हुआ था, सब्जियों का उत्पादन। तो साग सब्जी हो या मखाना हो या डेयरी उत्पाद हो या मांस है, इस सब की जो है पशुधन उत्पाद हो, इस सब की उपलब्धता बनती है। अब पशुधन उत्पाद को ही जो है पैकेजिंग करके निर्यात किया जा सकता है। उसके बाद जो है गेहूं, चावल, मक्का, इसके उत्पादन में जो है बिहार की स्थिति जो है बेहतर स्थिति में है। तो यह स्थिति है। और बिहार में भी महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ी है। जिस तरीके से पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण, पंचायती राज्यों में 50, चूँकि बिहार के लोगों की भी जीवन शैली में बदलाव आया है। एक तो शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, महिलाएं घर से जो है बाहर जा रही है। इसके पीछे रीजन है कि पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण। तो इन सब से महिलाएं घर से बाहर जा रही है, उनके जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। तो ब्रेड, डेयरी उत्पाद की ओर लोगों का, दूसरी बात की राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो है मांग बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी यह स्थिति है। और हम लोग जो है, तो अब भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना आप देख लिए। हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बिहार के प्रयास देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास भारत सरकार के स्तर पर किया गया है और बिहार सरकार के स्तर पर किया गया है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई है। और यह योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाया है, एक छत के नीचे समाहित किया गया है, जिसमें मेगा फूड पार्क है, कोल्ड चेन है बैकवर्ड, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण प्रोडक्शन क्षमता विस्तार योजना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कार्यक्रम है। इस सारी योजनाओं को, यानी 5 योजनाओं को क्या किया गया है, 4 योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक छत के नीचे लाया गया है। और इसी के तहत जो है
इसी योजना के तहत इसकी क्रियान्वयन जो है की जाती है। अब मेगा फूड पार्क क्या है, देखिए इस सारी जो योजनाएं हैं मेगा फूड पार्क, इसका अर्थ मेगा फूड पार्क के तहत क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। मेगा फूड पार्क के घटक है एक एकत्रण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और बिक्री केंद्र। इसमें उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध रहती है, जैसे कि शीत रेफ्रिजरेटर वाहन, शीतलन वाहन, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, इसकी व्यवस्था की जाती है। और खेत से क्या किया जाता है कि उत्पादन को एकत्रण केंद्र पे, यानी मान लीजिए आम का खेत है, आम का बगीचा है, आम के बगीचा से आम को एकत्रण केंद्र पर लाया जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा, आम का जो है साफ सफाई किया जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा और फिर जो है केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र पर लाया जाता है। यहाँ पे आम के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, अचार बनाया जाएगा, तो जूस बनाया जाएगा, आम का विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर उसको पैकेजिंग किया जाएगा। फिर उसके जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने की सुविधा यहीं पे रहती है। उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है, उसके बाद जो है रख रखाव की व्यवस्था होती है, शीतलन भंडारण, और उसके बाद जो है फिर बिक्री केंद्र पर भेजा जाता है। मेगा फूड पार्क में हम सरल शब्दों में बता रहे हैं, तो ये मेगा फूड पार्क में एकत्रण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की में उन्नत बुनियादी ढांचा की व्यवस्था की जाती है ताकि खाद्य वस्तुओं का, कच्चे मालों का प्रसंस्करण किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, खेत से लेके उपभोक्ता तक एकीकृत श्रृंखला एकीकृत शीत श्रृंखला कोल्ड स्टोरेज, यानी कोल्ड स्टोरेज वाला वाहन, रेफ्रिजरेटर वाहन हो, बड़ा बड़ा जो है रेफ्रिजरेटर वाहन की व्यवस्था की जाती है। खेत से लेके उपभोक्ता तक यानी बिक्री केंद्र तक की व्यवस्था जो है की जाती है। इसमें भी उन्नत बुनियादी ढांचा रहता है, खास करके जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वाहन होता है, शीत वाहन होता है, उसके माध्यम से। उसकी इस योजना की शुरुआत जो की गई है खाद्य प्रसंस्करण पर्यवेक्षण और क्षमता विस्तार, इस योजना के तहत जो मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है उसके उन्नयन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बस आपको इतना ही लिखना है। पीडीएफ में बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन लिखना हम जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा, टाइम आपके पास नहीं है। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कार्यक्रम, इसको क्या कहता है, खेत स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र को रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बिक्री केंद्र को जोड़ा जाता है शीतलन वाहन के माध्यम से। तो इस योजना के तहत इसके अलावा जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 1999 में प्राथमिकता क्षेत्र में घोषित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र भारत सरकार के स्तर पर जब घोषित किया जाता है तो बैंकों से ऋण मिलना जो है आसान हो जाता है इस उद्योग को, संबंधित क्षेत्र को। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 100% FDI की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में सरकार एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना की है। अब एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना जिलों के आर्थिक संसाधन को दोहन करने के लिए, जिले की वास्तविक क्षमता को दोहन करने के लिए, जिले के आर्थिक विकास की गति देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के रूप में एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना की गई है। इसके तहत क्या है कि जिले की जो आर्थिक संभावनाएं हैं, जिले की जो वास्तविक क्षमताएं है, उसको दोहन जो है करने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई है। चूँकि हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद विशिष्ट होता है, जैसे हाजीपुर वैशाली ले लीजिए, हाजीपुर वैशाली ले लीजिए, उसमें क्या होता है, केला के मामले में प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर लीची के मामले में प्रसिद्ध है, नालंदा में अमरूद के मामले में प्रसिद्ध है नालंदा, उसके बाद दरभंगा आम में जो है प्रसिद्ध है, तो इसी तरह से बेगूसराय मक्का में प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जिले जो है अलग अलग उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस जिले के जो वास्तविक क्षमता है उसको दोहन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा कि मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। जो जिले के जो उत्पाद है उसको जो है राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ने में मदद मिलेगा, समझ रहे हैं। इससे जिले की जो है पहचान भी होगी राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही साथ जिले में जो है रोजगार के, निवेश के
नए संभावना पैदा होंगे। जैसे मान लीजिए मखाना को जीआई टैग मिला है, मखाना को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। इससे क्या होगा कि उसकी वैश्विक पहचान होगी, वैश्विक पहचान होगी, उसका जुड़ाव जो है शहरी उपभोक्ता केंद्रों तक से शहरी उपभोक्ता केंद्रों तक जो है उसका जुड़ाव होगा। तो एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना मुख्य रूप से जिले के आर्थिक संसाधनों को दोहन करने के लिए, जिले की वास्तविक क्षमताओं को दोहन करने के लिए, जिले में जो है जिले की जो है या स्थानीय क्षेत्रों में जो है निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। इसकी एक जिला एक उत्पाद के लिए जो है कई प्रयास किए गए हैं। GIS एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है GIS डिजिटल मानचित्रण जो है जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में कौन कौन सा जो है उत्पाद जो है प्रसिद्ध है, उसके लिए इसका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है एक जिले एक उत्पाद की परिकल्पना की गई है और राज्यों को इस योजना के तहत कहा गया है, राज्यों को जो है यह अनुमति दी गई है कि वो अपने अपने जिलों में किसी एक विशिष्ट उत्पाद को जो है वन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित करेंगे और उसके विकास के लिए जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय तकनीकी सहायता है, वाणिज्यिक सहायता है, उसके लिए जो है अनुदान के लिए, पूंजीगत सहायता के लिए जो है प्रावधान जो है किया गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत। इसमें आम, लीची, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, मछली, पोल्ट्री उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद जो है इसमें शामिल जो है किए गए हैं। तो इसी योजना के तहत जो है एक जिला एक उत्पाद योजना जो है चलाया जा रहा है। इसी योजना के तहत मान्यता दी गई है। इस योजना के तहत जो है 2020-21 से 2024-25 तक योजना क्रियान्वित किया जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता जो है प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत। तो तमाम ऐसे प्रयास है। एक जिला एक उत्पाद आ जाएगा तो PDF में बहुत सारा लिखा है, उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो हम जो बोले हैं बस एक लाइन में लिख के और आगे बढ़िएगा। और बिहार से जुड़े हुए विभिन्न उत्पाद है उसका सूची हम PDF भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा। वीडियो में सारे जिला का एक एक उत्पाद के बारे में बताना संभव नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो है उसके बाद बिहार सरकार द्वारा भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किया है। तो कई सारे प्रयास है जिसमें आप देखेंगे, हम एक एक करके देख रहे हैं। औद्योगिक निवेश नीति 2016 के तहत जो है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है। इसके अलावा बिहार उद्यमी योजना, बिहार जो है महिला उद्यमी योजना या युवा उद्यमी योजना, इसकी शुरुआत की गई है। इस सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही है। बिहार नई स्टार्टअप नीति 2022-2017, इसमें भी जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसकी बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किया गया है। इसके अलावा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो है लागू की गई है। इसके अलावा जो है विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति 2020 है, ये लागू की गई है। इस सबसे जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बिहार में ही बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा भी जो निवेश संबंधी जितनी भी नीति है उसमें जो है इसको बढ़ावा दिया गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर में जो है 400 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। उसके बाद जो है दिसंबर 2020 तक राज्य में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के 128 कार्यशील इकाई कार्यरत थी, 128, जिसमें 725.25 करोड़ का निवेश हुआ था। तो यह स्थिति है। और बिहार में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या चुनौती है, क्या महत्व है, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व देखेंगे और भारत में चुनौती देखेंगे, साथ ही साथ बिहार में चुनौती देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा लाभ है कि खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता सुनिश्चित होती है, यानी उसकी सेल्फ लाइन को लंबा किया जा सकता है। अब मान लीजिए
हम आप देखेंगे लीची के सीज़न में या आम के सीज़न में या गोभी के सीज़न में, तो आप देखते होंगे कि गोभी के सीज़न में तो गोभी मिलता ही है, नॉन सीजन में भी जब सीजन नहीं रहता है फिर भी आपको कोई बहुत सारा सामान आपको मिलता होगा, बहुत सारा सामान। मान लीजिए जो सड़ने वाला सामान है वह कोल्ड स्टोरेज में रखकर या बड़े बड़े गोदाम कोल्ड स्टोरेज के गोदाम में रखकर वो लंबे समय तक रख सकते हैं। आलू को ले लीजिए, अब आलू जो है लोग गोदाम में लंबे समय तक रखता है, अगर बाहर रखेगा तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए आलू के सीजन में लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। तो यह स्थिति है। तो अब आम ले लीजिए, कच्चा आम ऐसे रखिएगा तो सड़ जाएगा, लेकिन उसको अचार बना दीजिएगा तो सालों भर जो है रहेगा। तो खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता जो है सुनिश्चित होती है, यही स्थिति है। आटा को ऐसे रखेंगे तो खराब हो जाएगा। आटा के अगर मान लीजिए कोई उत्पाद बना दिए, नमकीन बना दिए तो वह जो है लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। बहुत सारे उत्पाद होता है आटा का, आलू का, और चीपे बना दीजिए आलू का। तो खाद्य पदार्थों की इससे क्या होता है, उत्तरजीविता सुनिश्चित होती है, सेल्फ लाइन को विस्तृत किया जा सकता है और किसानों के आय को दुगुना करने में सहायक है। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण श्रम बहुल उद्योग है, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं बिहार में भी, भारत में भी, और पोषण स्तर में सुधार होता है। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को विटामिन जोड़ा जा सकता है, खनिज जोड़ा जा सकता है। अब मान लीजिए जूस बना रहे हैं आम का, मान लीजिए किसी आम में जो है क्या है, कोई विटामिन नहीं है, मतलब जूस में, आम में, या किसी उत्पाद में विटामिन नहीं है, उसको जो है क्या किए, डलबूट ले लीजिए, या विभिन्न प्रकार के जो चिप्स आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है नमकीन आते हैं, उसमें विटामिन, खनिज उसमें जोड़ा जा सकता है। तो उसको जो है खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को पोषण स्तर में सुधार जो है किया जा सकता है। उसके बाद जो है खाद्य उत्पादों के पोषक तत्वों को जोड़ा जा सकता है और पोषण स्तर में भी सुधार होता है। लंबी दूरी, अब मान लीजिए आपको दिल्ली से लेके आप बिहार से आपको चेन्नई जाना है, तो रास्ते में खाने के लिए क्या ले जाते हैं, ब्रेड रखते हैं, बिस्कुट रखते हैं। सैनिक जो है सैन्य अभ्यास पे जाता है, तो सैन्य अभ्यास पे जो खाना तो नहीं बना सकता है, तो रेडीमेड जो आइटम होता है वही ले जा सकता है। अंतरिक्ष में जाता है तो खास प्रसंस्कृत उत्पाद अंतरिक्ष में लेके जाते हैं लोग, अंतरिक्ष यात्री। तो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आप बिस्कुट रख लेते हैं, ब्रेड रख लेते हैं, तो ये लंबे समय तक जो है खा सकते हैं आप इसको। तो खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद से लंबी दूरी की यात्रा संभव होती है। उसके बाद खाद्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता बढ़ती है। अब मान लीजिए मौसमी उपलब्धता है, अब मान लीजिए जो है अमरूद का सीजन नहीं है लेकिन आपको अमरूद मिल रहा है, आम का सीजन नहीं है, आम मिल रहा है, सेब का सीजन नहीं है, सेब मिल रहा है, अंगूर का सीजन नहीं है, अंगूर मिल रहा है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कमाल है। और आधुनिक सुपरमार्केट है, बिना खाद्य प्रसंस्करण संभव नहीं होगा। आप सुपरमार्केट में देखते होंगे सालों भर सब सामान मिलता है लेकिन उसका मौसम नहीं रहता है। तो बिना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो बड़े बड़े मॉल और सुपरमार्केट बन रहे हैं खाद्य वस्तुओं का, वो संभव नहीं है। उसके बाद इस निर्यात आय की प्राप्ति होती है। तो यही स्थिति है और भारत में इसकी चुनौती जो है क्या है, और बिहार में भी इसका यही लाभ है, पीडीएफ में है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में इस उद्योग की चुनौती है आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरण तक पहुंच की कमी है। भारत में जैसे मान लीजिए अचार बनाने वाले उद्योग है, मुरब्बा बनाने वाले उद्योग है, तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मान लीजिए मुरब्बा बना रहा है, उसके पास अगर टेक्नोलॉजी होता उसको बेहतर तरीके से पैकेजिंग करता, बेहतर तरीके से उसका कलर करता। अब मेरठ में देखिए, आगरा में देखिए, आगरा में एक मुरब्बा को कई प्रकार आइटम बनाए जा रहे हैं। कभी गुलाब बना दिया, लाल बना दिया, पीला बना दिया, और महंगे महंगे दामों में बेचे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी, अब एक जो है मछली उत्पाद ले लीजिए, मांस पोल्ट्री उत्पाद ले लीजिए, डेयरी उत्पाद लीजिए, डेयरी उत्पाद को कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं, दूध दही से कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं, गेहूं से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। तो उपकरण और प्रौद्योगिकी तक जो है पहुंच की कमी है। जूस बनाना है
टेक्नोलॉजी नहीं है। अब लीची के सीज़न में मुजफ्फरपुर के आसपास किसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़े पैमाने पर जूस का उत्पादन किया जा सके, पैकेजिंग किया जा सके, कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके। उसके बाद जो है अविकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े बड़े गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, वाहन, इसकी कमी है। उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण की जो बुनियादी ढांचा होनी चाहिए वह जो है नहीं है। बुनियादी जागरूकता नहीं है कि किसी उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जा सके। अब लहसुन जो है, लहसुन को पेस्ट बना लिए, अब उसको लंबे समय तक उसको क्वालिटी मेंटेन रहे उसको कैसे किया जा सके। विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं को जो है अगर आप बना रहे हैं, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए जो है लोगों में बुनियादी ढांचा की कमी है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्रांडिंग नहीं हुई है, जैसे हाजीपुर ब्रांडिंग नहीं होती है। अब मान लीजिए जो है बिहार में जो है बहुत सारे स्थान हैं जो छोटे छोटे मिठाई बनाए जाते हैं, बड़ी बहुत सीतामढ़ी की बलसाही ले लीजिए, मान लीजिए सीतामढ़ी की बलसाही का ब्रांडिंग नहीं है। एगो खाजा मिठाई है बिहार में, सोलाव खाजा, अब उसकी ब्रांडिंग नहीं है। मखाना ले लीजिए, अब तो जीआई टैग मिल गया है मखाना का। तो ब्रांडिंग जो है और मार्केटिंग कौशल की कमी है। मान लीजिए स्थानीय स्तर पर किसान जो है गेहूं का कोई या आप ले लीजिए आलू का कोई चिप बना लिया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं हो रही है, उससे उसका उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। और देखिए इस खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अब कैसे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध जो खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद होता है, मान लीजिए भुजिया ले लीजिए, नमकीन भुजिया लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, या विभिन्न प्रकार के जो है पेय पदार्थ ले लीजिए। अब उसको जो है उसके सेल्फ लाइन के, या गोभी ही ले लीजिए, उसके सेल्फ लाइन को विस्तृत करने के लिए, नन सीजन में उपलब्ध कराने के लिए नाइट्राइट सल्फाइड जैसे जैसे गैसों का प्रयोग किया जाता है, उसको संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के गैसों के प्रयोग से संरक्षित किया जाता है, जिससे उसकी पौष्टिकता प्रभावित होती है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। केमिकल का प्रयोग किया जाता है और पौष्टिक, अब देखिए ताज़ा फल सब्जी जो होता है उसमें जो पौष्टिक, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जो उत्पाद होते हैं उसमें जो है पौष्टिकता पर असर पड़ता है। समझ रहे हैं? दोनों में ताज़ा फल में जो विटामिन होगा, खनिज होगा, वह लंबे समय तक रोक कर रखे गए उत्पादों में नहीं हो पाता है। सेम अगर सिमिलर उत्पाद है फिर भी, तो ये स्थिति है। उसके बाद भारत में भी जो है वही निवेश की चुनौती है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो चुनौती है वही चुनौती इस उद्योग की है, लेकिन इसकी भी चुनौती है। उसके बाद जो है क्या हुआ है कि स्वास्थ्य पर असर में आप देखे होंगे कि जंक फूड का प्रसार हो रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, हृदय संबंधी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो यह स्थिति है। और बिहार में क्या चुनौती है? भूमि अधिग्रहण की चुनौती। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार है। खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग के लगाने के लिए जो है भूमि अधिग्रहण में बड़ी चुनौती पैदा होती है। बिहार में निवेश की चुनौती, चूँकि राज्य के बाहर के निवेशक या राज्य के अंदर के निवेशक, राज्य के लोग जो है निवेश करने से पीछे हटते हैं और क्रय शक्ति कम है। अब मान लीजिए बिस्कुट खरीदने के लिए, भुजिया खरीदने के लिए, ब्रेड खाने के लिए, विभिन्न डेयरी उत्पाद खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति कम है, जिसका सीधा असर जो है परचेजिंग पावर पर पड़ता है। अब बिहार के विभिन्न खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग संबंधी चुनौती है। ये सारे चुनौती जो है बिहार में खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग के सामने है। तो ये स्थिति है। तो आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, हम बता दिए हैं, जो लिखना है वही बताए हैं, बहुत डिटेल्स बताएंगे। 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, फिर परेशानी है। एक एक स्कीम को अगर हम बताते चलेंगे तो वीडियो 3 घंटा का हो जाएगा, और उतना लिख भी नहीं पाएंगे। बस नॉलेज के लिए हम आपको दिए हैं, बाकी वीडियो में जो बता रहे हैं या पीडीएफ में जो पॉइंट लिखा हुआ है बस रीडिंग देना है। बहुत सारा पॉइंट पीडीएफ में लिखा गया है, 7 से 8 पॉइंट याद रखिएगा, एसडीएम बन जाइएगा।